अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पुकार और मैं हूं आपके साथ अनीला ज़का। मैं मौजूद हूं इस वक्त चीचावतनी की हुदूद शाहकोट में, जहां पर दिन दिहाड़े एक शख्स ने अपनी बीवी को बेदर्दी से जिंदा जला दिया। न सिर्फ जलाया, वो शख्स खामोश तमाशाई बनकर सामने बैठकर उसको आग की लपटों में, धुएं में, उसको शोलों में लिपटते हुए, कर्राते हुए, दर्द से चीखते हुए, उसके जिस्म को गल के गिरते हुए देखता रहा। अपनी अनाह की तस्कीन के लिए या नफरत की कोई हद ऐसी थी जो उसके दिमाग पर हावी थी। क्या था मामला? वो इंसान था कि दरिंदा था जिसे एक पल भी तरस ना आया। जिस मौके पे इंसानियत शर्मा जाए, ऐसे पे एक इंसान का दिल न कांपा, वो तड़पा ना, आग बुझाने की कोशिश क्यों ना की? कौन है वो, क्या चाहता था? आइए आपको प्रोग्राम में दिखाते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं थाना शाहकोट में मौजूद हूँ। ये तहसील चीचावतनी की हुदूद में आता है। यहाँ पर वो सफाक मुलजिम मौजूद है जिसने दिन दिहाड़े पेट्रोल छिड़क कर अपने ही बच्चों की माँ, अपनी बीवी को आग लगा दी, और वो खातून जख्मों की ताब न लाते हुए, जैसे कि मैंने पहले आगाज में बताया, कि जांबर ना हो सकी। इसने ये सब क्यों किया? 8 बच्चों की माँ, 18 साल इनकी रिफाकत, कोई भी चीज उस वक्त इसकी आंखों के सामने ना आई। क्यों? इसी से बात करते हैं। क्या नाम है भाई? मोहम्मद तारिक। मोहम्मद तारिक, क्या करते हो? जी, मजदूरी करता हूँ। क्या मजदूरी करते हो? मेहनत मजदूरी कोई भी मिले वो कर लेता हूँ, मिस्त्री के साथ भी कर लेता हूँ। दिहाड़ीदार हो? जी, दिहाड़ीदार। अच्छा, कितना अरसा हो गया था शादी को? ये तकरीबन 5 में हमारी शादी हुई। अब बना लो 18 साल हो गए हमारी शादी को। 18 साल? जी, हमारे बहुत अच्छे तलक से 18 साल शादी को गए। पसंद की शादी थी? जी बिल्कुल। कितनी देर पहले से मोहब्बत थी शादी से? 1 महीना पहले थी। कहाँ देखा था? मैंने अपने, ये मेरे रिश्तेदार है, बहुत खास से मेरे दाद के हैं। अच्छा, इनमें रिश्ता देखा था तो मैंने अपने घर वालों को बोला रिश्ता तय कर। घर वालों ने रिश्ता देखा था या तुमने देखा था? मैंने पहले देखा था, बाद में घर वालों ने। तुमने देखा तो फिर घर वालों को कन्विंस किया? जी बिल्कुल। कितनी देर लगी इस सारे मामले को और बात शादी तक पहुंची? ये तकरीबन 3-4 महीने में सब तय हो गया था। 3-4 महीने में सब तय हो गया और फिर शादी कर ली? फिर शादी के बाद खुशो खुरम जिंदगी गुजरी? बहुत अच्छी गुजरी। कितने बच्चे पैदा हुए? 8। तो खुद सोचा कि मैं क्या कर रहा हूँ? मैं खुद किसी बेटी का बाप हूँ, 5 बेटियां हैं मेरी। सोचा? जी सोचा। इतना पीक कदम क्यों उठाया? कुछ सोच के उठाया होगा ना? देखो, वो आखिरी बारी जो बात थी ना, जहाँ मैंने कदम उठाया, वही बता रहा हूँ। मैं आखिरी दफा मैं अकेला क्यों, अल्लाह गवाह है। कुरान पाक मैंने गोद में लिया है, उनके पास क्यों, बाबा के पास क्यों, अपने ससुर के पास क्यों। मैंने कहा बाबा, जो भी गलती इनसे होगी या मेरे से होगी, खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। मेरे 8 बच्चे, मैं बहुत परेशान हूँ। क्या गलती थी ऐसी? देखो, मुझे तो कोई ऐसी नजर नहीं है। यहाँ कोई नजर आई है, थोड़ी देर बाद वही काम खराब कर गई है। नहीं, क्या नजर आई थी? बस उसका कुछ ना नजर नहीं, चलना मुझे अच्छा नहीं लगा। चलना क्या, वो टेढ़ा चलती थी? देखो, आखिर 17 साल गुजारे, कुछ ना कोई नजर आया तो क्या? वही तो पूछ रही हूँ, क्या नजर आया? बस उसका किरदार नजर नहीं अच्छा मुझे, इससे आगे मैं कुछ नहीं बोल सकता। तुम्हें उसका किरदार अच्छा नहीं लगा? हर वो शख्स जो अपनी बीवी को कत्ल कर देता है, हर वो इंसान जो अपने किसी रिश्ते को मौत के घाट उतार देता है या उसके साथ कोई ज्यादती कर देता है, उसके बाद बहुत आसान होता है उसके किरदार पे कीचड़ उछालना। इस शख्स ने मुझे बहुत आसानी से कह दिया कि मुझे उसका कुछ किरदार पसंद नहीं। पकड़े तुमने लेके दिए थे? मैंने एक भी नहीं लेके दिया। मैंने कहा था अगर शादिया आपको मोबाइल चाहिए, कोई भी चाहिए। हो सकता है बच्चों की वजह से उसने तुमसे हटके ले लिया हो कि बच्चे तुम्हारे स्कूल जाने आने वाले हैं, 100 जरूरत पड़ती है। बड़ी बड़ी बेटी ने भी मना किया था, ये आप अब्बू से चोरी मोबाइल रखा क्यों रखा है, उसको तो 100 जरूरत होती है घर में, आजकल मोबाइल जरूरत है। बेटा मुझे तो बताना चाहिए था ना, मैं तो उसका शौहर था, मुझे बताना चाहिए था भी मैंने आपसे या कैसे भी रखा, मैंने मोबाइल जरूर रखा है। या नौबत भी जा मोबाइल, एक मोबाइल रखने की वजह से 3 मोबाइल पकड़ी। चलो, मोबाइल रखने की वजह से तुम्हें उस पर शक हुआ, यानी उसका किरदार ठीक नहीं था, ऐसा ही है? लड़का आंखों से देखा? मेरे पास लड़का आंखों से देखा? लड़का आंखों से देखा? कोई देखा?
ये सब जो बातें तुम कह रहे हो उस पर कायम रहना, क्योंकि मैंने ये सिर्फ तुम्हारे मुंह से नहीं सुनना, मैंने इस पूरी बात की इन्वेस्टिगेशन करनी है। नाज़रीन, ये शख्स कह रहा है कि मेरी बीवी का किरदार ठीक नहीं था, लो मैंने ये सब कर दिया, मैंने उसके पास मोबाइल देखा, मुझे शक हुआ और बला बला जो कह रहा है। यहाँ पर सबसे पहले तो हम उस मुदई फैमिली की तरफ चलते हैं। नाज़रीन, इस वक्त मैं ऐन उस मुकाम पे मौजूद हूँ जहाँ पर उस मकतूला को बेदर्दी से पहले जलाया गया और फिर वो जख्मों की ताब न लाते हुए बिलाखिर दम तोड़ गई। ये वाक़या किस तरह रोनुमा हुआ, सबसे पहले तो मैं आपको वो जगह दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे कैमरामैन दिखा सकते हैं कि ज़मीन पर इस वक्त बहुत ज़्यादा वो जो जली हुई कपास या उसके कपड़े या उस वक्त जो भी बेड या चारपाई थी वो जल के जो यहाँ पर बिखरी, वो तमाम वाक़यात इस वक्त यहाँ मौजूद हैं। कैमरामैन ज़मीन पर दिखा सकते हैं चारों तरफ। यहाँ पर वो चीखती रही, चिल्लाती रही कि मुझे छोड़ दो, लेकिन वो सफाक दरिंदा एक तरफ कॉर्नर में खड़े होके अपनी बीवी का तमाशा देखता रहा। वो जो माँ बाप ने सुर्ख जोड़े में उसके साथ सिर्फ इसलिए यहाँ से भेजी थी कि वो उसकी खुशियों का सबब बनेगा। हर माँ बाप अपनी बेटी को यही सोचकर अगले घर भेजता है कि वो हंसती मुस्कुराती वापस आएगी। मामूली सी चपलिश, मियाँ बीवी की नाराजगी, बीवी का रूठ कर मैके आना और मैके में आकर वालिदैन के सामने अंदर से दरवाजा बंद करके कमरे का अपनी बीवी को अंदरनाक तरीके से जला देना इंसानियत सूज वाक़या है। इस कमरे में जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ पर चीख कर इस बात की गवाही मिल रही है कि वो मकतूला किस तरह से तड़पी होगी, वो रोई होगी, वो चीखी होगी, लेकिन शायद उस वक्त उसकी पुकार सुनने वाला कोई न था। यहाँ पर क्राइम सीन पर ये वाक़यात, ये जले हुए रुई के टुकड़े, ये जले हुए जो कपड़े हैं, ये जब उसके वालिदैन अब देखते होंगे तो पल पल उन्हें वो मंजर आंखों के सामने नजर आता होगा कि किस तरह वो खिड़कियों से बेबस होकर देख रहे थे कि उनकी बेटी पल पल जल रही है, मर रही है और वो तमाशा देख रहा है। उनसे बार बार 5-5 मिनट का वक्त मांगा जा रहा है, लेकिन उसे बचाने की कोशिश नहीं की जा रही। एक तो जुल्म, ऊपर से उस जुल्म का तमाशाई। आइए मुदई फैमिली की जानिब बढ़ते हैं। सबसे पहले जी मेरी जानिब से, मेरी पूरी टीम की जानिब से, तमाम हम जो देख रहे हैं पाकिस्तानी अवाम की जानिब से, आप सबके साथ इज़हार हमदर्दी है। आप लोगों ने अपना खूनी रिश्ता गंवाया जी। हम लफ्जों की माला परोकर उसको आप लोगों के दर्द तक नहीं पहुंच सकते। आपकी बेटी होगी, आपकी बहन होगी, आप वालदा हैं जी। माँ बाप औलाद का जो बीमारी का दुख है वो नहीं देख सकते, तो उसको अपने सामने अजियत में तड़पना, उसे बचा ना सकना, वो मैं सोच सकती हूँ कि मैं समझ सकती हूँ कि आपके ऊपर इस वक्त क्या गुजर रही होगी, है माँ के ऊपर क्या गुजर रही होगी, बाप के ऊपर क्या गुजर रही होगी। लेकिन हम आप लोगों की इस गम में जहाँ शरीक हैं, वहाँ हमारी कोशिश है कि हम उस मासूम की पुकार बन सकें, हम आप लोगों को इंसाफ दिलाएं, आप लोगों का एक एक आंसू जो उसके लिए निकल रहा है वो जाया ना हो, बेशक वो तड़प जाया ना हो जी। तो इसलिए कुछ सवाल है उसको इंसाफ दिलवाने के लिए जो मैं आपसे पूछना चाहूंगी। आप बहन है जी? मैं बहन हूँ। आप वालदा हैं? हाँ जी। क्या नाम था आपकी बहन का? शाजिया परवीन। शाजिया परवीन जी। शाजिया की शादी को कितने साल हो गए थे? 18 साल हो चुके। 18 साल में पहले भी क्या लड़ाई झगड़ा रहा उनका? बहुत दफा हुआ लड़ाई झगड़ा, बहुत दफा हुआ, बहुत ज्यादा दफा हुआ लड़ाई झगड़ा। जब भी लड़ाई करके आता मार पीट के उसको भेजता हमारे घर, हमारे तरले मिन्नते कुरान उठा के ले आना, मेरे साथ भेजो, ऐसे करो वैसा करो, अभी नहीं करूंगा ऐसा, ये नहीं करूंगा वो करूंगा, कमा के ला के दूंगा, बच्चे भी पालूंगा, उसको भी अच्छे से रखूंगा। लेकिन हमने वो इंसानियत समझना, सोचना, कुरान पाक को पीछे ना करना, हमने भेज देना, मिन्नतें तरले करनी, भेज देना, कहना चलो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। उधर से जब लाना हमारे तरफ से जब लेके आता हमारी बहन को पीटता, मारता, फिर आप लोगों के सामने मारता, हमारे सामने भी मारता, जब अपने घर लेके जाता तब भी मारता, लेकिन वो जब हमें बताती तो सामने ही हुआ ना, जब बताती आगे। तो आप लोगों ने कभी इस दौरान ये कोशिश नहीं की कि हम लोग इस
इंसान नुमा जानवर के पास अपनी बेटी को ना भेजें, बस कहीं इसकी जिंदगी के साथ कोई बड़ा वाकया ना रूनुमा हो जाए? कभी ऐसा सोचा या कोई अलहदगी इख्तियार कर लें? सोचा, बड़ी दफा सोचा, कभी कहना चलो कोई बात नहीं, बहन नहीं बोलना चलो कोई बात नहीं, 8 बच्चे हैं, ये नहीं वो नहीं, बस ऐसे चलते चलते गुजारा हो जाएगा मेरा। कितनी उम्र थी बहन की? उसकी तकरीबन थी 35 साल उम्र। अच्छा, यानी कि उसकी शादी बहुत कम उम्र में हुई? जी, शादी कम उम्र में हुई है। ठीक है जी। तो जब ये आखिरी दफा लड़के आई है तब किस बात पर लड़ाई थी? यही काम ना करना, उसको काम पे भेजना, काम भी करके आए, फिर इसके बच्चों को भी पाले, उसको भी पाले। कितने अरसे से लड़ाई चल रही थी? लड़ाई तकरीबन तो 8-9 माह हो चुके हैं लड़ाई को। 8-9 माह से आपकी बहन आप लोगों के दरवाजे पे थी? जी, कभी भाई के पास, कभी अब्बू के पास, कभी अम्मी के पास, कभी मामू के पास, चाचू के पास, बस ऐसे ऐसे। फिर जिस घर में जाना उसी घर में पूरे इतने आदमी लेके चले जाना, मिन्नतें तरले करना, कुरान पाक तक उठा के हमारी झोलियों में ले आना, कहना ये बच्चे भी रखो, ये सारा करो, मैं इसके बगैर नहीं रह सकता, जी नहीं सकता, मार भी लेना, पीट भी लेना, फिर भी वही हरकतें करना। तो हमने यही सोचा चलो कोई बात नहीं, बच्चे हैं, आज नहीं कल नहीं परसों नहीं, सुधर जाएगा। क्योंकि वो बेचारी माँ उसकी तड़प कौन सुना, जब रोती थी बच्चे देखती कहती नहीं मेरे बच्चे हैं, ये ऐसे हो जाएगा वैसे हो जाएगा, मेरे अलावा कौन इन्हें देखे भालेगा। तो बस यही बात देखते 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 आज जब ये वाकया रूनुमा हुआ तो ये कोई घर उसका ससुराली घर नहीं था, ये उसका मैका था। जी। मैके में तो औरत अपने आप को बड़ा महफूज तस्वुर करती है, मैके में आके उसके साथ ये सब हो जाना ये कैसे मुमकिन हुआ? ये क्या हम आपको बताएं, हमें भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया। जिस दिन ये वाकया हुआ आपने क्या देखा? अब हम उधर से आए अपने गांव से, हमारा गांव से छोटा गया, उसी उधर से आए थे, इधर आग लगी हुई सी, यानी कि पता सानू मुंडिया ने फोन किया था भाई उर्दू में बता दें जरा, इस तरह आप भी यानी कि शेर के साथ हो गया। हम इधर से आए कि यानी कि इधर आके देखा थे, यानी कि उसको आग लगी हुई इधर ने, मामू ने साथ कपड़े कुपड़े से लेटा हुआ, जब बस ही आए। कितना जल चुकी हुई थी वो? सारा मुंह भी उधर जल गया, मुंह के पा के मुंह भी जल गया सारा जी होता। अच्छा, आप वालिद हैं, आपकी वो सबसे छोटी बेटी थी, ऐसे ही आप अपनी बेटी को किस तरह से याद करते हैं, आप खुद बता दें। क्या करें, तड़पने तो इतना है, दिल करता है मर जाइए, तो वो माफ नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वाक़यात मैंने देखा है कि माँ बाप माफ कर देते हैं। ना जी ना, माफ नहीं हो सकता। मेरे साथ अहले इलाका बड़ी तादाद में मौजूद हैं, क्यों ना हो। एक ऐसा क़यामत ख़ेज़ ये वाक़या था कि जो देखने के बाद, सुनने के बाद हर कोई मजबूर हो गया कि वो अपने घर से बाहर निकले, शाज़िया के इंसाफ के लिए बात करे, बताए कि सच क्या है। यहाँ पे जो लोग मौजूद हैं उनसे जानते हैं कि दिन दिहाड़े इतना बड़ा वाक़या रूनुमा हुआ, जो कुछ मुल्ज़िम अभी तक हमें बताने की कोशिश कर रहा है, हमें बातों में उलझाने की कोशिश कर रहा है, क्या वो सच है? ज़बान ख़लक नकारा खुदा है, तो क्यों ना नकारा खुदा की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, इस इलाके में रहते हैं आप भी? जी हाँ, मैं शाज़िया को जानते हैं, उसके घर वालों को जानते हैं? यस। कैसी बच्ची थी? बहुत अच्छी बच्ची थी, किसी किस्म का कोई उसके किरदार में झोल नहीं, ये उसका किरदार अच्छा था। अच्छा था। उनका जो मियाँ साहब था वो शराबी था और कबाबी था, वो नशा करता था और नशे की हालत में उसको ऊपर चाय डाल देता था। तो इंसाफ अब किस तरह से आप लोग मांगते हैं? हम वजीर आलम साहब से दरखास्त करते हैं, आला अफसरों के सामने दरखास्त करते हैं कि उनको इंसाफ कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। आप सब औरतें क्या समझती हैं कि वो बच्ची कैसी थी? बहुत अच्छी लड़की सी, साडी नेक थी जी, बिल्कुल। उसदा ਅਸੀਂ ऐब नहीं तकिया। अच्छा। हाँ जी, इन्हें ज़्यादती की, बहुत जुल्म किया उस नाल, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਚੰਗੀ नहीं सी जी। सानू इंसाफ चाहिए। अल्लाह आप सबको सब्र दे।
यकीनन ये सफाक दरिंदा है, इसे गिरफ्तार करने में आप लोग कामयाब भी हो गए। ये कामयाबी कितने दिन बाद मिली? ये मैडम 3 दिन के अंदर हमने इसको गिरफ्तार कर दिया था। अच्छा। क्योंकि ये संगीन हुई का वाकया था, यकीनन ये डीपो साहब ने इसकी स्पेशल टीमें तश्कील दी हैं। विद इन 3 डेज हमने मुख्तलिफ मकामात पे छापे मारे और 3 दिन के अंदर इसको हमने अरेस्ट किया। अच्छा, इसके साथ कोई मास्टरमाइंड, इसकी फैमिली मेंबर और भी कोई है? क्योंकि अमूमन देखा जाता है कि ससुराली झगड़े में ससुराल भी इन्वॉल्व होता है। सुबह आके फिर इसने उसको मनाने की कोशिश की है, नाकामी पर इसने गुस्से में आकर, और उस पे थोड़ा सा इसको शक भी था, इसके करैक्टर पे भी शक था उसमें। इसमें कोई सदाकत है? सदाकत नहीं है, कोई सदाकत नहीं, ये इसके दिमाग का फतूर है। जी ये बिल्कुल, ये उसको मिसअंडरस्टैंडिंग है उसके करैक्टर के बारे। उसने फिर उधर पेट्रोल निकाला है, मोटरसाइकिल से निकाल कर उस पर छिड़का है और उसको आग लगा दी है। ये जब हम मौके पे पहुंचे तो उसका अच्छा, ये खुद भी जला हुआ है क्या? इसने अपने ऊपर भी पेट्रोल फेंका था? क्योंकि ये बंद कमरा था, उस कमरे में इसने उसके ऊपर छिड़का है। जब वो छिड़का, वो बचाने के लिए उसने हाथ पांव जैसे लगाए तो इसको भी थोड़ी सी आग लगी है। फिर ये भाग गया मौके से, ये बाहर निकला है और साथ ही फसलें थी, फसलों का फायदा था तो ये मौका से फरार हो गया। ये 3 दिन के अंदर फिर हमने इसको गिरफ्तार किया है। दीन से कोई चीज बालातर तो नहीं है? ऐसे में दीन गैरत के नाम पे ऐसे कत्ल को किस तरह से देखता है? दीन में इसके लिए अहकामात क्या है? हमारे दीन ने इसके लिए कितनी मुमानत और कितनी इजाजत दी है? मजहबी स्कॉलर की जानिब चलेंगे, उन्हीं से बात करेंगे और रुख करेंगे जामिया मस्जिद के मुफ्ती का, ताकि इस मामले पर हम जामे तरीके से बात कर सकें और इसका हल निकालकर अपनी आवाम को भी दे सकें कि आखिर दीन क्या कहता है। आइए चलते हैं। हमारे साथ मुफ्ती ज़हीर अहमद साहब मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि दीन कत्ल की तो हमें दीन में ममानत की गई है, इसके अलावा बीवी का कत्ल, इस पर दीन क्या कहता है? बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब अपना कीमती वक्त हमें देने के लिए। सबसे पहले तो एक कत्ल भी पूरी इंसानियत का कत्ल है। एक जीते जागते इंसान को बेदर्दी से मार देना, उसको पेट्रोल छिड़क के आग लगा देना, फिर वो अपने ही बच्चों की माँ, जिसके तो बहुत सारे हुकूक हैं आपके ऊपर, तो आपने फ़राइज़ पूरे करने हैं, वो पूरे करने की बजाय उसे मौत के घाट अब्दी नींद सुला देना, इस पर हमारा दीन क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जो पहले का ज़माना है, उस ज़माने को ज़माना जाहलियत कहा जाता है। और ज़माना जाहलियत के अंदर ये बात पाई जाती थी कि वहाँ पे और बुरी बातें जो उनके अंदर मौजूद थी, वहाँ पे औरत का कोई एहतराम पूरे करने हैं, वो पूरे करने की बजाय उसे मौत के घाट अब्दी नींद सुला देना, इस पर हमारा दीन क्या कहता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से जो पहले का ज़माना है, उस ज़माने को ज़माना जाहलियत कहा जाता है। और ज़माना जाहलियत के अंदर ये बात पाई जाती थी कि वहाँ पे और बुरी बातें जो उनके अंदर मौजूद थी, वहाँ पे औरत का कोई एहतराम नहीं था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए तो नबी पाक अलैहिस्सलाम ने जहाँ पर उन लोगों की और बहुत सारी बातों में इस्लाह फरमाई, वहाँ पर उन्हें ये भी बताया कि औरत एक इज्जत वाला जो है वो आपका हिस्सा है और मुआशरे का अल्लाह ताला ने इसको इज्जत मुआशरे के अंदर अता की है। औरत माँ के रूप में हो, बेटी के रूप में हो, बहन के रूप में हो, बीवी के रूप में, हर रूप में इस्लाम ने औरत को इज्जत अता फरमाई। और कोई मुआशरा उस वक्त तक जो है वो कामयाब हो ही नहीं सकता जब तक उस मुआशरे के अंदर जो है वो औरत का एहतराम ना हो। रही कत्ल की बात, तो इस्लाम कतअन किसी भी सूरत में किसी इनफरादी शख्स को जो है वो किसी को कत्ल करने की इजाजत नहीं देता, चाहे वो बेटी का कत्ल हो, चाहे वो बीवी का कत्ल हो, अगर वो गैरत के नाम पर ही क्यों ना हो। बहुत खूबसूरत तरीके से आपने हमारे सुनने वालों को ये समझाया और बताया कि दीन क्या कहता है। सबसे पहली बात तो शक की गुंजाइश है ही नहीं हमारे दीन में। शक की बुनियाद पर किसी पर तोहमत लगा देना, इल्जाम लगा देना, उसके बाद उसे खुद ही मुजरिम ठहरा कर उसकी सजा और जजा का फैसला करना, दीन इसकी कतई इजाजत नहीं देता। बहुत शुक्रिया मुफ्ती साहब।
आंखों से देख चुके हैं, उस फैमिली की गुफ्तगू सुन चुके हैं, तमाम इलाके की गुफ्तगू सुन चुके हैं। जो कुछ अभी तक मैं इस माला में परोस सकती थी, मैं आपके सामने लाकर उसको रख चुकी हूँ, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जिसके मुंह से सुनना बाकी है। बीवी गलत थी, जबकि दुनिया में कोई नहीं मानता ये बात। जो लोग उसे किरदार की गवाही देते हैं वो झूठ बोल रहे हैं तुम्हारी नजर में। मैं उसका पूरा रिकॉर्ड दूंगा। मान लो वो गलत थी, मान लो एक तरफ वो गलत थी, 100 कॉल्ड तुम्हारी जुबान के मुताबिक वो गलत थी, क्या उसका नतीजा ये था जो तुमने किया? जब उसने पुराने बात को आखिरी दफा नहीं माना तो मैंने मजबूरन किया। एक औरत तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती तो क्या अना का मसला बनाकर उसको जला दोगे, मार दोगे, या उसको छोड़ देना ही असल हल था मसले का? बिल्कुल, तो आप सही कह रहे हैं। मैं यहाँ से गाड़ी करवा के फालिया मंडी गया हूँ बकायदा। किस लिए? तलाक देने के लिए। मैंने कहा मैं कोई गलत कदम नहीं उठा लूँ, हो सकता वो लेना चाह रही है, नहीं लेना चाह रही। अल्लाह गवाह है, 10 आदमी वहाँ के चौधरी, उनको बैठा के मैंने बोला शादिया आपको तलाक चाहिए तो मैं यहाँ फौरन लिख के आपको मैं दे के चला जाता हूँ। कुछ नहीं कहा, मोबाइल चोर नहीं बोल रहा, देखो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है उनकी। तो अगर वो गलत थी तो तलाक दे देते, पूछने क्यों गए थे? औरत हो के मर्द तो तलाक दे सकता है। वो मैं सोच रहा था शायद मैं गलत कदम नहीं उठा लूं। तो ये सही कदम है जो उठाया। तलाक इससे छोटा कदम था। जी, वो मेरी गलती है। ये गलती नहीं, गुनाह है। गुनाह, बहुत ज्यादा गुनाह है। शर्मिंदा हूँ, पूरे पाकिस्तान से शर्मिंदा हूँ। अब इस शर्मिंदगी से क्या बच्चों की माँ वापस आ जाएगी? आ जाएगी। शर्मिंदगी से तुम्हारा घर बस जाएगा, शर्मिंदगी से वो तलाक वाला छोटा कदम, वो माफी तलाफी हो जाएगी। असल में मसला सिर्फ अना का था, उस मर्दाना अना का मसला था जिसमें तुम्हें चोट पहुंच रही थी कि वो मुझे छोड़कर किसी और के साथ कहीं रहना ना शुरू कर दे, किसी और के साथ शादी ना कर ले, तो मैं उसे इस काबिल ही ना छोड़ूं कि जो मेरी नहीं वो किसी की नहीं। इस अना गुस्से में तुमने इंतहाई कदम उठाया। देखो मेरी बात सुनो। कितनी बार गए थे उसे मनाने? 1 साल से मैं 25 मरतबा गया हूँ, 4 दफा मैं गाड़ी करवा। 25 में से 24 निकाल दो, 25वीं दफा जब तुम गए जी, उस रात तुम पेट्रोल साथ लेके गए थे? जी नहीं। कहाँ से लिया था? अंदर मोटरसाइकिलें 2 खड़ी हैं, वहाँ से मैंने पेट्रोल सुबह निकाला है, खुद मैंने अपने पे पहले रात को जब गए वहाँ से शुरू करो। रात जाके मैं वहाँ खाना वाना खाया, सुकून से लेटा हूँ। तुम्हें वो मोस्ट वेलकम कहते थे आगे से कि दामाद आया? नहीं। तो खाना फिर किसने दिया? मस्जिद से खाया? उनसे मामू के सामने उनका मामू रहता था, उसने खाना दिया मुझे। तो उसी का रिश्तेदार था ना? जी, जी। तो यही तरीका होता है ना कि अगर आपकी बेटी रूठ के आ गई है तो बीच में 2 रिश्तेदार पड़ते हैं जो सुना सफाई करवाते हैं। तो मामू भी तो उसी का था ना, तुम्हारा ससुराली घर था, तो उन्होंने तुम्हें वेलकम किया, तुम्हारे ससुराली घर ने तुम्हें वेलकम किया। उन्होंने कहा जी 100 कॉल्ड हमारा दामाद आया है, हमारी बेटी का सुहाग आया है। उन्हें क्या पता था कि लाल दुपट्टे में ले जाने वाला अभी कफन पहनाने आया है? इल्म था? वो मेरा फैसला रात में नहीं था। कब से चल रहा था? जिस दिन मैं रात पहुंचा हूँ वहाँ, उस दिन मैं कुरान पाक लेके गया। अकेला क्यों? रब गवाह है, अकेला क्यों? मैंने कहा खुदा के लिए मुझे जो भी है, या मैंने कर लिया या मेरी बेगम ने कर लिया, मैं मुझे माफ कर। मैंने तो सुना तुम नशा भी करते हो? नहीं। शराब पीते हो? पूरी दुनिया चीख के बता रही है तुम शराब पी के मारते हो। देखो मेरी बात सुनो, मेरा टेस्ट करवाओ, मेरा खून वो तो डेफिनेटली अब पुलिस करवा ही लेगी ना। मेरा खून माफ, वहाँ जाने की जरूरत नहीं। मैं यहाँ नहीं, 1 मिनट, तुम कौन होते अपना खून माफ करने वाले? तुमने जो किया इसके बाद तुम्हें सजाए मौत ही है। वो तो है, लेकिन आप तो माफ तो तुम ऐसे कर रहे हो जैसे पता नहीं तुम कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हो। नशा मेरे पे वाजिब नहीं है, मैं मुसलमान, इस बात पे मैं पूरी बहस करूंगा और गारंटी है। मैं एक दिन भी चरस का सिगरेट पियो या मैं एक घूंट भी शराब पियो तो मैं खून देने के लिए तैयार हूँ। तुमने कभी नशा नहीं किया? नहीं। बीवी को कभी नहीं मारा? नहीं, ये नशे में नहीं, नशे के बगैर मारा। कितनी उम्र के? ये बेटी मेरी 14 साल की है, बच्चा मेरा 10 साल का। तुम पे तो जी एक पर्चा इस पे और भी दे कि इसने अपने मासूम बच्चों को लोगों के घरों पे काम पे रखवाया हुआ है। वो किस लिए रखवाया था ये भी तुम्हें पता है इस बात का कि मासूम बच्चों को काम पे रखवाना सख्त जुर्म है? बेटा बिल्कुल जुर्म है, बिल्कुल जुर्म है, बनता तो अभी तो पता नहीं कितने पर्चे और निकलेंगे। लेकिन मैंने बीवी के पैसे लगाने पे मैंने पूरी कोशिश की है। चलो इस तरफ भी मैं बाद में आती हूँ। नाज़रीन, यहाँ पर हम चूंकि ये शख्स जिस तरह से बातों को उलझा रहा है, मुझे बता रहे मैंने किया, मुझे अफसोस है, 100 कॉल्ड बातों को लंबा करना, जो कुछ इसने किया यकीनन काबिल माफी नहीं है।
ایسے میں قانون اسے کس حد تک سزا دے گا, کیونکہ جتنا بڑا یہ احسان کر رہا ہے کہ میرا جو خون ہے وہ میں معاف کر دوں گا, تو یہ صاحب کو اندازہ ہو جائے اور دیکھنے والوں کو بھی اندازہ ہو جائے کہ کسی کو قتل کرنے کے بعد قانون میں سزا کیا ہے. تو ماہر قانون کی جانب چلتے ہیں, ان سے بات کرتے ہیں. ناظرین, اس وقت ایڈوکیٹ ہائی کورٹ حافظ طارق عزیز قلیمی ہمارے ساتھ موجود ہیں. بہت شکریہ حافظ صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے. یہ بتائیے گا کہ یہ سارا معاملہ آپ نے دیکھا ہوگا, ایف آئی آر بھی آپ کی نظر سے گزری ہوگی, کیا مدعیوں کو ابھی تک صحیح انصاف مل رہا ہے؟ پولیس آفیشلز کی جانب سے ایف آئی آر پہ جو کچھ درج ہے کیا وہ درست ہے؟ جو میں نے ایف آئی آر پڑھی ہے اس کے مطابق تو انہوں نے اقدام قتل کی سیکشن لگائی ہوئی ہے 324. ٹھیک ہے, اٹیمپٹ ٹو مرڈر. ہاں جی, جبکہ ان کی بنتی تھی 336B. ٹھیک ہے, ہارٹ کاز بائی کروسیو سبسٹانس, کہ ایسا مواد جس سے جلساؤ پیدا ہو, اس سے جسم کا کوئی حصہ ڈیمیج ہو جائے, تو اس کے لیے یہ جو 2014 میں ایک اسپیشل سیکشن ایڈ کیا گیا تھا 336B کا, کہ اس کے تحت اس کا ٹرائل چلے گا اور اینٹی ٹیررزم کورٹ میں اس کا ٹرائل چلے گا. لیکن وہ انہوں نے اقدام قتل کی سیکشن لگا دی, 336B نہیں لگائی. لیکن 788 تو لگی ہوئی ہے, وہ اب دہشت گردی کی دفعہ ہے وہ بھی. جی بالکل, آپ نے صحیح بات پوچھی ہے. وہ ایسے ہے کہ جب بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے بائی کروسیو سبسٹانس, تو اس کے بعد پھر 302 کے تحت ٹرائل چلتا ہے آرڈینری کورٹ میں. تو اب اس میں 788 کا بنتا نہیں ہے, کیونکہ آپ کی نظر میں لیگلی طور پر یہ اس چیز کو ویک کر سکتی ہے کیس کو؟ 788 ویک کر نہیں سکتی, اسٹرانگ ہے. 788 کا وجود ختم ہو جاتا ہے کیونکہ بندے کی ڈیتھ ہو چکی ہے. ٹھیک, بہت شکریہ وکیل صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. یقیناً تمام دفعات اور ان پر جو ابھی تک آئین کے مطابق تعین ہے سزائیں, وہ ہمارے ناظرین سن چکے ہیں. ملزم کی جانب ایک بار پھر رخ کریں گے اور اس انسان نما حیوان کی گفتگو آپ کو پھر سنوائیں گے کہ اس نے اپنی ذاتی انا کو تسکین دینے کے لیے ایک جیتی جاگتی عورت کو کس طرح سے درندگی کا نشانہ بنایا اور پھر خاموش تماشائی بن کے وہاں پر اس کے مزے لوٹتا رہا. آئیے آپ کو سنواتے ہیں. ہاں بھائی, سزا تو تمہاری جو کچھ ہوگی وہ دیکھنے والے بھی سن چکے ہیں. تم نے اپنی بیوی شازیہ پر پیٹرول چھڑکا, کہاں پر تھی اس وقت؟ وہ میرے ساتھ کھڑی تھی. کھڑی ہوئی تھی یا سوئی ہوئی تھی؟ نہیں, کھڑی ہوئی تھی. یہ نہیں میں جھوٹ بولوں گا, کھڑی ہوئی تھی میرے پاس. اس کے گھر والے کہتے ہیں وہ سو رہی تھی. بالکل اکیلے تھے کمرے میں؟ میں نے ٹائم بھی مانگا تھا. اکیلے تھے کمرے میں؟ 10-15 منٹ مجھے ٹائم دے دو, میں اپنی بیوی سے کو بات کرنی ہے. تو تم دونوں کمرے میں اکیلے تھے؟ جی. پیٹرول تم نے کہاں چھپا کے رکھا تھا؟ موٹر سائیکل کے نیچے رکھا ہوا تھا. تم نے اس کے اوپر ڈال دیا, وہ کمرے سے باہر نہیں بھاگی اس وقت؟ نہیں. کیوں؟ دیکھو اس کو پتہ اور اس کو پتا ہے تم نے دروازہ اندر سے بند کر رکھا تھا, اسے کھولنے کی مہلت نہیں ملی. لگا دی تھی میں نے, آگ لگا دی تھی. کس چیز سے آگ لگائی تھی؟ ماچس سے لگائی تھی. تم نے فوراً پیٹرول چھڑکا, تم نے اندر سے دروازہ بند کر رکھا تھا, تمہیں بھاگنے کا موقع نہیں ملا, ایسے ہی ہے؟ جی. اسے بھی باہر بھاگنے کا موقع نہیں ملا. وہ آگ کی لپیٹ میں چیختی چلاتی پکارتی دیواروں میں لگتی, تمہیں بھی آگے لگی, اور اس کی وجہ سے تم یہ ساری طرح جھلس گئے بری طرح, ایسے ہی ہے؟ جی ایسے. تو یہی تو میں تمہیں کب سے پوچھ رہی ہوں صفاق انسان, اس وقت تمہیں ایک پل کے لیے خیال آیا کہ یہ کسی کی بیٹی ہے؟ نہیں آیا, بالکل کوئی جھوٹ بول نہیں آیا. ایک پل کے لیے نہیں آیا کہ میری 5 بیٹیوں کی ماں ہے؟ آنکھوں کے سامنے کچھ نہیں آیا. تمہاری 5 بیٹیوں کے ساتھ کوئی یہ سلوک کرے اور تم اس طرح کھڑکی سے چیختے رہو, بولتے رہو, جو کہ اس کے گھر والے وہاں دروازہ توڑ رہے تھے اس وقت, تو تم پر کیا بیتے کہ اگر اس کی جگہ تم ہوتے وہاں پہ؟ میں بھی یہی کرتا ہوں. ہر عمل کا ایک رد عمل ہے, جو دنیا میں کرو گے وہ بھرو گے. میری دعا ہے کہ تمہاری بیٹیوں کے ساتھ ایسا نہ ہو, لیکن تم نے کسی کی بیٹی کو جس طرح سے جلا کے تڑپا کے مارا ہے, اس کے ماں باپ وہاں پہ, اس کا باپ تڑپ رہا ہے, اس کے رشتہ دار تڑپ رہے ہیں, اور وہ کھڑکی سے اندر نہیں آ پا رہے. تم ایک انسان نے درندہ ہو, تمہاری انا کا مسئلہ تھا, تم اسے لے جانے نہیں آئے تھے, تم صرف اپنی انا پوری کرنے آئے تھے. ناظرین, یہ وہ شخص ہے جس نے تماشائی بن کے
अपने झुलसती बीवी को चीखते देखा। इसने थप्पड़ नहीं मारा उसे, इसने उसके बाल नहीं खींचे, इसने उसको किसी चीज से नहीं मारा, इसने उसको जला के उसकी अजियत का तमाशा देखा है। मेरी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से अपील है कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि फिर किसी की बेटी ऐसे ना तड़पे, फिर कोई माँ ऐसे ना रोए, फिर कोई बाप ऐसे ना सिसके, और फिर कोई नौजवान लड़की अपने घर से इस तरह झुलस के बाहर ना निकले जो मनोमट्टी के नीचे ना जा सोए। इसकी बेटियां पल पल तड़पेंगी, इसकी औलाद पल पल तड़पेगी, लेकिन इसको इस बात का एहसास नहीं है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज के इस प्रोग्राम से देखने वालों को सीख मिली होगी। इसके साथ ही मुझे अनीला ज़का को दीजिए इजाजत। अल्लाह ने के बाद।